आज की क्लास में शुरू करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन का एक नया शीर्षक जिसका नाम है संप्रेषण बाधाओं का निर्माण। पिछली वाली जो क्लास थी उसमें जो संप्रेषण होता है तो उस समय कौन सी बाधाएं हमें देखने को मिलती हैं, तो उसके बारे में क्या था मैंने आपको संक्षेप में बताया। और आज की जो क्लास होगी वो कैसे इन बाधाओं को दूर करें, कैसे इसका उपाय निकालें, कैसे हम कम्युनिकेशन को बेहतर रूप दे सकें, कैसे हम दूसरे को अपनी बातों से प्रभावित कर सकें। तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में क्या संक्षेप में जानेंगे। तो देखिए, पहला जो बिंदु है वो क्या कहता है, प्रत्यक्ष संप्रेषण। तो प्रत्यक्ष संप्रेषण में त्रुटि की समस्या कम रहती है एवं समय रहते समस्याओं से निजात मिल जाती है। इससे सृजनशीलता को बढ़ावा मिलता है। अब देखिए, प्रत्यक्ष संप्रेषण जब आमने सामने आपके प्रत्यक्ष रूप में कोई इंसान आपके पास है और आप उससे क्या अपने भावों का आदान प्रदान कर रहे हैं, विचारों का प्रदान कर रहे हैं, आप उसे कुछ बात कह रहे हैं, वो आपकी बात का क्या है, रिप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। गलती से तात्पर्य ये होता है जैसे लिखित संप्रेषण होता है। ठीक है, तो लिखित संप्रेषण में क्या होता है कि हम जो संदेश भेज रहे हैं तो उसमें थोड़ी बहुत गोपनीयता का अभाव पाया जाता है। अगर गलती से संदेश वो दूसरे के पास पहुंच जाए तो वो क्या उसमें हेरफेर कर सकता है। ठीक है, तो ये परेशानी होती है। लेकिन जब व्यक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से ही है और आप उससे क्या अपनी बात कह रहे हैं, ना तो आप कोई तकनीकी साधन का प्रयोग कर रहे हैं, ना तो आप चीज़ को लिखकर बता रहे हैं, आप मौखिक रूप से बोलकर अपनी समस्या को, अपने विचारों को उसे बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो व्यक्ति है आपके भावों को समझेगा प्लस आपकी समस्या को भी ध्यानपूर्वक समझेगा। कभी कभी क्या होता है, लिखित रूप में हम संदेश भेज रहे हैं, ठीक है, और उसी रूप में उसे प्राप्त हो जाए, पर क्या होता है जो प्राप्तकर्ता होता है उसका अर्थ अलग, वो अलग रूप में ले ले, तो संप्रेषण पूरा माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। प्रेषक ने बात तो कुछ और कही थी, अब जो प्राप्तकर्ता है बात को कुछ और समझ ले, कुछ और उसकी व्याख्या करे और फिर उसका रिप्लाई दे, तो इससे क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। तो प्रत्यक्ष संप्रेषण से फायदा ये होता है कि सामने आपकी व्यक्ति है, आप उससे बात कह रहे हैं, उसने आपकी बात का रिप्लाई दिया, आपकी समस्या का समाधान किया, तो इसमें देखिए समय भी कम लगता है। अब आप किसी को संदेश भेजोगे उसमें आपको संसाधन भी बहुत ज़्यादा लगेंगे, आपको कॉपी भी चाहिए, पेन भी चाहिए। ठीक है, और अगर हम आज के समय में देखें सोशल मीडिया के थ्रू अगर हम भेज रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। ठीक है, फ़ोन में चार्जर भी होना चाहिए, चार्जिंग भी होना चाहिए फ़ोन। ठीक है, और जो हमारा जब हम बोलकर कर रहे हैं तो उसमें किसी भी तकनीकी संसाधन का प्रयोग ही नहीं करना है हमें भी सिर्फ क्या है, मुंह से बोलना है और अपनी बात को रखना है। तो इससे क्या है, जो समस्या है उसका समाधान भी ढंग से हो जाता है और क्या है, कोई त्रुटि होती नहीं है, ना ही कोई भ्रम उत्पन्न होता है। ठीक, और इससे क्या है, जब हम एक दूसरे की बात को सुनते हैं, समझते हैं और हमें दूसरे से नई बात पता चलती है जो हमें पता नहीं है, इससे क्या है, सृजनशीलता को बढ़ावा मिलता है। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर हम देखें जैसे कोई स्टूडेंट है उसे हिस्ट्री की ज़्यादा नॉलेज है, कोई स्टूडेंट है उसे हिंदी की ज़्यादा नॉलेज है, तीसरा स्टूडेंट है उसे ज्योग्राफी की ज़्यादा नॉलेज है, तो इससे क्या होता है, अगर वो तीनों आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका सब्जेक्ट भी टकराएगा। ठीक है, तो वो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, तो इससे क्या होता है, हमें दूसरे सब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिलती है, उनके भावों को समझने में सहजता हमें महसूस होती है नहीं होती है। जब हम मिलकर किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये तो हमारी ही तरह है। तो प्रत्यक्ष संप्रेषण से तात्पर्य ये है कि आपकी जो भाषा है, ठीक है, आप सहज रूप से अगर अपने बात को रखते हैं तो सामने से भी क्या है, आपको सहजता से ही उत्तर मिलेगा। ठीक है, त्रुटि की कोई संभावना नहीं होती। पहला निवारण ये है। दूसरा देखें, विश्वास का वातावरण तैयार करते हुए संप्रेषण के मार्ग में आ रही समस्याओं को दूर किया जा सकता है। अब देखिए, विश्वास का वातावरण कैसे बनाया जाए। विश्वास के वातावरण से तात्पर्य ये है कि आप कोई सूचना, आपको किसी ने कोई सूचना दी और उसने आपसे कहा है कि सूचना को क्या है, गोपनीय रखना है, तो हमारा उत्तरदायित्व ये बनेगा, दूसरे ने हमसे बात कही है तो हम इसे क्या है, गोपनीय रखें, उसे विश्वास में लें। हालांकि वर्तमान में ये नहीं हो रहा है। आपको कोई बात अपने मन की बता रहा है तो सबसे पहले ये रहता है हम उसे फैलाएं कैसे, और फिर हम दूसरे से उम्मीद करते हैं भाई तू बताइयो मत किसी को। ऐसे थोड़ी ना होता है, जब आप ही अपने पेट में बात नहीं रख पा रहे दूसरा क्या रख लेगा,
है ना। तो सबसे पहले ये है कि हमें विश्वास का वातावरण बनाना है। एक पहलू मैंने ये आपके दैनिक जीवन से बताया। अब दूसरा पहलू मैं बताऊंगा आपके औपचारिक संस्थानों से, या कह लें शिक्षण संस्थानों से, जहाँ पर औपचारिकता निभाई जाती है। तो जैसे विश्वास का वातावरण से तात्पर्य ये है, जैसे क्लासरूम में टीचर गया, ठीक है, अगर वो अपनी बात को सहजता से बच्चों से कह पा रहा है और उसने इतना विश्वास दिला लिया है कि बच्चों को अगर कोई परेशानी है तो बच्चा अगर मुझसे कहे मैं उसका निवारण करूँगा। अगर वो इस हद तक बच्चों के दिल में अपनी जगह बना सका है, कैसी जगह, सम्माननीय जगह, तो बच्चा क्या हुआ, अगर कोई परेशानी भी है वो घर परिवार पर नहीं बता पा रहा किसी कारणवश, अगर वो आपको बता देता है तो ये आपकी उपलब्धि है कि आपने उसके विश्वास को जीता है। ठीक है, तो विश्वास का वातावरण होना आवश्यक है। अगर कोई आपको बात बताई जा रही है तो आपका उत्तरदायित्व है बिना उस व्यक्ति की अनुमति के आप उसकी बात दूसरों तक ना पहुंचाएं। ठीक, तो दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। अगला पॉइंट देखें हम तो सौहार्दपूर्ण माहौल का विकास करके संप्रेषक को सहजता से बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, जब आप किसी से सहजता से सरलता से बात करोगे, उसके भावों को समझोगे, ठीक है, एक मानव के रूप में व्यवहार करोगे, मानव को मानव ही समझोगे, उसे किसी वर्ग उसमें नहीं बांटोगे, तो आप अगर माहौल ही सौहार्दपूर्ण है तो भाई कम्युनिकेशन भी अच्छा ही होगा। मानवीय रूप से व्यवहार करना है हमें, ना तो किसी पे हमने इतना रौब दिखाना है कि सामने वाले को हम कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। ठीक, तो वो बात इसमें कही गई है। कम्युनिकेशन से तात्पर्य क्या है, अगर जैसे जो टीचर है, ठीक है, हम जानते हैं उनका पद बहुत बड़ा होता है। ठीक, तो टीचर का उत्तरदायित्व होता है कि जो मुझे पद मिला है उसकी मुझे गरिमा रखनी है। अब गरिमा से तात्पर्य क्या है कि ये पद किस लिए मिला है उसे, शिक्षक वो क्यों बना है। जो शिक्षार्थी हैं उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है, तो ये उसका उत्तरदायित्व है कि प्रत्येक शिक्षार्थी की जो समस्याएं हैं, चाहे उसके पढ़ाई से संबंधित समस्याएं हों या उसकी कोई भी समस्या हो, उसको वो समझे। ये नहीं कि आप उसकी मानसिक क्षमता के आधार पर उसे ताने दें कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कर ही नहीं पाओगे। उसे मोटिवेट नहीं कर सकते तो उसे हतोत्साहित भी मत कीजिए, आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कीजिए, आज नहीं कल होगा। ठीक है, तो ये बात है कि सौहार्दपूर्ण जो माहौल होता है ना, वो आपके चाहे समाज हो, आपका चाहे ऑफिस हो, आपका चाहे परिवार हो, सब में ये होना आवश्यक है। ठीक, तो क्या है, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा, उसमें समस्या नहीं आएंगी। अगला देखें, उचित भाषा शैली का प्रयोग करके संप्रेषण को सरल बोधगम्य बनाया जा सकता है। तो हमने जब इनके संप्रेषण के बाधाओं को पढ़ा था, अवरोधों को पढ़ा था, तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि भाषा शैली का। कभी कभी क्या होता है कि किसी विशेष क्षेत्र से कोई व्यक्ति आता है और वो अपनी बोली में ही बात कर रहा है और हमें उसकी बोली क्षेत्रीय भाषा आती ही नहीं, तो कम्युनिकेशन हमारा अच्छा हो नहीं पाता, हम उसकी बात समझ नहीं पाते हैं। उदाहरण के लिए कि अगर हम बात करें, अपने देश में ज़्यादातर कौन है, हिंदी भाषी लोग हैं। हालांकि इंग्लिश को समझते हैं और बोलने में उन्हें बड़ी दिक्कत होती है, तो वो बात तो समझ रहे हैं कि हमसे कहना क्या चाह रहे हैं, पर हम इसे कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे उन्हें अपने मन के भावों को बताएं। और जब ये चीज़ उत्पन्न होती है ना, तो या तो उसका मजाक बनाया जाता है, तो वो झिझक के तो वो वैसे ही बात नहीं करेगा, कम्युनिकेट वो करेगा ही नहीं, आपसे बात ही नहीं करेगा अगर आप उससे इंग्लिश में बात करोगे। अगर वहीं आप उसे हिंदी में बात करोगे, सहजता से बात करोगे, तो वो आपकी बातों को भी समझेगा, आपकी बात का प्रत्युत्तर भी देगा। तो हम जिस माहौल में, जिस समाज में जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो भाषा बोली जा रही है तो उसको बोलिए। अगर आप उसको बोलेंगे तो आपकी समस्या का समाधान भी मिलेगा, और जो आप दूसरों से बातें करना चाह रहे हैं या उनसे कुछ चीज़ सीखना चाह रहे हैं तो वो चीज़ भी सीखने को मिलेगी। तो उचित भाषा शैली का प्रयोग जरूरी है। ठीक है, अगला पॉइंट देखें, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके संप्रेषण को कम संसाधनों में कम समय में उत्पादन के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए इसमें क्या बात कही गई है, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जो संप्रेषण है उसे क्या है, कम समय में पहुंचाया जा सकता है। जैसे पहले क्या होता था, डाक के द्वारा कोई भी, चाहे आपका सरकारी कार्य हो, जैसे हमें किसी को चिट्ठी भेजनी हुआ करती थी, डाक के माध्यम से जाती थी,
उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे तकनीकी का विकास हुआ, प्रौद्योगिकी आई, देखिए उससे फ़ायदा ये हुआ कि कम संसाधनों में कम समय में बेहतर काम होने लगा, उत्पादन का स्तर बढ़ने लगा। अब जैसे उदाहरण के स्वरूप देखें कि अगर हमें किसी को अर्जेंट में कोई मैसेज भेजना है, अब वो हमसे बहुत दूर रह रहे हैं, तो सबसे बड़ा उदाहरण क्या है आपका मोबाइल फ़ोन। आपको कोई भी दिक्कत होती है तुरंत कॉल कर लेते हैं, तुरंत हालचाल पूछ लेते हैं, तुरंत कोई समस्या आपके मन में आ रही है, अपने जो आपको उसका निवारण कर सके उससे हम बात कर सकते हैं। आपको किसी सगे संबंधी की याद आ रही है, तुरंत आप उनसे बात कर सकते। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा नहीं होता था। तो देखिए हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अगर आप उनका अच्छा प्रयोग करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर आप गलत चीज़ों में कर रहे हो तो उसका गलत चीज़ों में आप जाओगे, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर है कि जो चीज़ अच्छे के लिए बनाई गई है उसका अच्छे में ही प्रयोग करें। तकनीकी बनाई गई है तो तकनीक का प्रयोग हम अच्छे कार्यों में करें, विज्ञान के क्षेत्र में करें, पढ़ाई के क्षेत्र में करें, कुछ सीखने के क्षेत्र में करें। ये नहीं है कुछ गलत चीज़ें देखें। और ये सिर्फ हमें अपने लिए ही नहीं, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं या जो छोटे छोटे बच्चे हैं, या हम ये कह लें कि हम जैसे जो हमारे आगे स्टूडेंट आएंगे जिन्हें हम पढ़ाएंगे, तो उनको भी ये चीज़ समझना है ना, कि अगर चीज़ों को आप अच्छा देखोगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। गलत चीज़ें हमेशा आपको गलत राह पर ही ले जाती हैं। तो वो चीज़ है कि प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी कैसे हमें समझदारी से करना है, इससे क्या है कम्युनिकेशन अच्छे से हो सकता है, ठीक। ये बात समझ में आई। दूसरा देखें, व्यवस्थित संप्रेषण की व्यवस्था कर बेहतर प्रबंधन के द्वारा संप्रेषण के मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए। देखिए कोई भी कार्य आप व्यवस्थित रूप से करोगे उसका रिजल्ट आपको बेहतर ही प्राप्त होगा। अगर आप पढ़ाई एक टाइम टेबल के हिसाब से करते हो तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर शिक्षण के क्षेत्र में देखें, अगर टीचर पाठ्यक्रम को चैप्टर वाइज पढ़ाता है बच्चों को, ठीक, तो उसके जो सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट होगा एग्जाम से पहले। अब वहीं क्या होता है कि आधा अधूरा हम पढ़ा दें तो उससे क्या है बच्चे तो समझेंगे नहीं, प्लस क्या आपका सिलेबस भी अधूरा रहेगा। ठीक उसी प्रकार जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, एक इसका चैप्टर पढ़ लिया, चलो अब दूसरे का चैप्टर पढ़ लिया, तो हमें क्या क्रमबद्ध तरीके से एक एक चीज़ लेके चलनी होती है। अब जैसे अभी हम जो यूजीसी नेट की सीरीज चला रहे हैं, अब ये सोचो कि नहीं आज मैं रिसर्च का देख लेता हूँ, ये देख लेती हूँ कल मैं शिक्षण का देख लेता हूँ, एक एक वीडियो करके दोनों को समझ लेंगे। अगर वहीं आप एक यूनिट को अच्छे से समझ लें फिर दूसरे पे काम करें, एक काम को ख़त्म करके दूसरा काम करना, तो ये क्या कहलाती है, क्रमबद्धता कहलाती है। इससे क्या है आपके मन में वो टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाता है। जब आप उसके सारे उसके अर्थ पढ़ोगे, परिभाषाएं पढ़ोगे, विशेषताएं पढ़ोगे, लक्षण पढ़ोगे, प्रकार पढ़ोगे, तो वो चीज़ आपके में रिमाइंड होती रहती है, क्यों कनेक्टेड तो होते हैं लोग एक दूसरे से। ठीक उसी प्रकार अगर कोई कार्य हम क्रमबद्ध तरीके से करेंगे तो उसका रिजल्ट भी हमें अच्छे से प्राप्त होगा। अगर हम संप्रेषण में लें, दैनिक जीवन में लें, तो जैसे हम कोई बात दूसरे से कहना चाह रहे हैं, अगर हम शुरू से वो बात बताएं तो वो सामने वाला आपकी बात समझेगा भी। अगर हम बीच से आप कोई बात उठा रहे हैं तो क्या सामने वाला आपकी बात को समझेगा, नहीं समझेगा। तो कम्युनिकेशन तो वहीं फेल हो रहा है, जब उसकी बात समझ में ही नहीं आ रही है तो वो आपको सुझाव क्या देगा। तो क्रमबद्धता आपके हर क्षेत्र में होनी आवश्यक है। तो आज की क्लास में क्या है, संप्रेषण में आने वाली बाधाओं के बारे में संक्षेप में जाना, जिसके बारे में मैंने आपको प्रत्येक संप्रेषण की विशेषता बताई, ये कैसे प्रत्येक संप्रेषण के द्वारा क्या है समस्याओं का समाधान अच्छे से हो सकता है। उसके साथ ही विश्वास के विषय में बताया कि हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम दूसरे के हृदय में इतना विश्वास कायम कर सकें कि कोई भी वो बात हमें बताए तो उसे इतना विश्वास रहे कि मैंने इन्हें बात बताई वो कहीं नहीं जाएगी। ये आपके दैनिक जीवन में भी, औपचारिक जो क्षेत्र हैं उसमें भी, हर क्षेत्र में जरूरी है। ठीक, सौहार्दपूर्ण माहौल यानी कैसे, अच्छे संबंध, सभी से विनम्रता से बोलना, किसी से कटु वचन ना बोलना, वो बात इसमें कही। उचित भाषा शैली, जिस माहौल में, जिस परिवेश में, जिस क्षेत्र में आप जा रहे हो, अगर आप ये चाहते हो कि मुझे इस क्षेत्र से कोई जानकारी प्राप्त हो जाए, एज अ रिसर्चर आप जा रहे हो, तो आप उनकी ही भाषा शैली में बात कीजिए, तो आपको आपकी समस्या का समाधान अच्छे से प्राप्त हो जाएगा। दूसरा ये कि प्रौद्योगिकी का प्रयोग, तो प्रौद्योगिकी का जब हम प्रयोग करें तो उसका प्रयोग कैसे करें, अच्छे या सकारात्मक रूप में करें।
अगर हम उसका सटीक प्रयोग करेंगे, अच्छे क्षेत्र में करेंगे, तो हमें रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। प्लस क्या है, प्रौद्योगिकी से क्या है, अब आपके पास क्या है, स्मार्टफोन आ गए हैं, ठीक है, टीवी है, रेडियो है, तो आपको पता है हर जगह की जानकारी मिल जाती है। एक फ़ायदा ये हुआ, और इससे क्या है, कम समय में आपकी जो बात है वो कई लोगों तक पहुंच जाती है। ठीक, दूसरा आपका क्या है, व्यवस्थित संप्रेषण, यानी क्रमबद्ध तरीके से किसी कार्य को आगे बढ़ाना। तो आज की क्लास में जो आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन हैं या संप्रेषण में आने वाली बाधाएं हैं, उनके निवारण के बारे में क्या है, हमने संक्षेप में जाना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, जो कम्युनिकेशन की अंतिम क्लास होगी, जिसमें क्या है, हम कम्युनिकेशन के जो संगठनात्मक रूप है उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।